यूपी की बात अलग है, भारत में नंबर 1 है। हर हाथ यहाँ काबिल है, ये हुनर का आंगन है। हर कलाकार हर कारीगर के अंदाज निराले हैं। हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। हाँ, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और ये कहानियां हैं रंगों की, मेहनत की, हुनर की, कलाकारों की, कारीगरों की, उन लोगों की जिनके कारण हम गर्व से कह पाते हैं कि हम यूपी वाले हैं। नमस्कार नीलेश सर। नमस्कार जी, बताइए। सर, मेरा नाम मधुकर है। मेरी एक होलसेल की दुकान है गेहूं और चावल की। यहाँ मेरे पास महाराष्ट्र में 2-3 तरह के चावल हैं, लेकिन मैंने सुना है कि यूपी में बहुत अच्छा चावल उगता है कहीं। यहाँ लोग मांग रहे हैं, कौन से टाइप का चावल है वो जरा बताइए ना हमको। देखिए, चावल की तो बहुत सी वैरायटीज़ हैं जो आपस में compete करती रहती हैं, और जैसे आमों के मामले में कंपटीशन होता है लोगों का, वैसे ही चावल के मामले में भी होता है सबका शौक। लेकिन एक ख़ास है जो कि है सिद्धार्थ नगर का काला नमक राइस। मेरा शक है कि आपके जो साथी हैं और जो लोग हैं वो उसी की तलाश कर रहे हैं। आपको उसे ढूंढना चाहिए और वहाँ से मंगाना चाहिए, और एक नया फ्लेवर, एक नया जायका आपके कस्टमर्स तक पहुँचेगा। You must try it out. तो कैसे समझ में आ जाता है ना कि किस घर में बहुत अच्छा खाना बना है? हम भारतीय खाने को खुशबू से पहचानते हैं, और जब कुकर की सीटी के साथ आने वाली चावल की सौंधी सौंधी महक आपकी भूख जगा दे, तो समझ लीजिएगा कि उस घर में पक रहा है काला नमक चावल, जो हमें सौंपा है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर ने। इसकी खेती बौद्ध काल से यानी करीब 600 ईसा पूर्व से की जा रही है। ये विश्व के सबसे प्राचीन चावलों में से एक है। मान्यता है कि जब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु से अपने ज्ञान की यात्रा पर निकले तो उन्होंने इस चावल की खेती को बढ़ावा देने की प्रेरणा दी। इसी कारण इसे बुद्धा राइस भी कहा जाता है। वर्तमान में जिला प्रशासन और कृषि विभाग के संयुक्त प्रयास से लगभग 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र में काला नमक चावल की खेती हो रही है। 10,000 से अधिक किसान प्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हैं, और हजारों लोग परोक्ष रूप से प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में लगे हैं। प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में धान को सुखाकर छिलका हटाया जाता है। फिर होता है पॉलिश, ग्रेडिंग और वैक्यूम पैकिंग। इसकी नाजुकता और सुगंध को बनाए रखने के लिए इन्हें 16-17 डिग्री के कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। काला नमक चावल को मिला है GI टैग। इस चावल में आयरन और जिंक की मात्रा अधिक होती है। ये डायबिटिक लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और हृदय स्वास्थ्य को भी ये लाभ पहुंचाता है। इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा विशिष्ट और विशेष श्रेणी के चावलों में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के ODOP कार्यक्रम के तहत
काला नमक चावल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। सिद्धार्थनगर में स्थापित ODOP-CFC यानी कॉमन फैसिलिटी सेंटर में किसानों को मिली है चावल प्रोसेसिंग की अत्याधुनिक सुविधा। इसके साथ ही बीज और अनाज के लिए स्टोरेज भी मिला है। यहाँ वैक्यूम पैकिंग यूनिट भी है। यहाँ किसानों को प्रशिक्षण मिलता है और बाजार तक सीधी पहुंच भी। आज इस चावल से सिर्फ खीर नहीं बल्कि कुकीज, ब्रेड, पुलाव और कई आधुनिक व्यंजन भी तैयार किए जा रहे हैं। अगली बार जब बिरयानी या पुलाव के लिए चावल का डिब्बा खोलिएगा तो देख लीजिएगा कि वो सेहत, स्वाद और जायके से भरा है ना। अगली बार सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल जरूर ट्राई करिएगा। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो नीलेश सर। जी बताइए प्लीज। मेरा नाम सतीश है, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। सर मैं एक किसान हूँ, मेरा केले का बाग है। फल निकलने के बाद पेड़ तो वेस्ट हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करूँ। आप कुछ सलाह देंगे? यूपी में बहुत सी आर्ट है जो सस्टेनेबल है और इन कॉन्सेप्ट्स के आने के बहुत पहले से हमारी ये सोच रही है। कुशीनगर ज़िले में फॉर एग्ज़ाम्पल केले के रेशों से आर्ट बनती है और बहुत रोचक है ये। आपको यू शुड चेक इट आउट। केले से और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं बट ये जो आर्ट खासकर है वो खासियत है वहाँ की। तो ये आप अगर और लोगों तक पहुँचाएँ तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी बड़ा यूनिक रहेगा और कुशीनगर के उन कलाकारों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो कुशीनगर के जो बनाना स्ट्रॉ के प्रोडक्ट्स हैं आपको उनको ज़रूर देखना चाहिए। बचपन से लेकर अब तक सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया होगा आपने? टीवी के सामने घंटों बैठने के लिए किस फल के चिप्स ने आपका साथ दिया है? पोंगल या विशु के त्योहारों में किस पत्ते पर खाना खाया है आपने? जवाब एक ही है ना, केला। खाने से लेकर पूजा पाठ तक ये फल हमारी जिंदगी में हमेशा से रहा है, लेकिन इस पेड़ के हर हिस्से से कुछ नया बना रहा है उत्तर प्रदेश का एक जनपद कुशीनगर। केले के पेड़ का तना कुशीनगर की कला का आधार बन गया है। तनों से निकलते हैं महीन, मजबूत और टिकाऊ रेशे, जिनसे बनते हैं बैग, चटाइयाँ, रस्सियाँ और सजावटी सामान। केले के तने को छोटे टुकड़ों में काटकर उसका मोटा बाहरी हिस्सा हटाया जाता है। फिर रेशों को पानी में भिगोकर मशीन या हाथों से दबाकर निकाला जाता है। इन रेशों को सुखाने के बाद बुनाई का काम शुरू होता है। एक फाइबर बैग बनाने में कारीगरों को लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। कुशीनगर में केले से बनते हैं स्वादिष्ट और पौष्टिक उत्पाद, जैसे कि केला जूस, चिप्स और अन्य स्नैक्स। जूस बनाने के लिए फल को छीलकर पीसा जाता है, कपड़े से छाना जाता है और फिर फ्लेवर के साथ बोतल बंद किया जाता है।
इस पूरी प्रक्रिया में 2-3 घंटे लगते हैं। चिप्स बनाने की प्रक्रिया में केले को पतली परतों में काटा जाता है, गर्म पानी में डुबोया जाता है और सुनहरा तल कर कुरकुरे चिप्स तैयार किए जाते हैं। कुशीनगर में आज बनाना प्रोडक्ट्स और बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स से जुड़े हैं लगभग 800 से ज़्यादा कारीगर और 150 से ज़्यादा इकाइयाँ। इनसे हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका पा रहे हैं। इस बदलाव की बुनियाद रखी उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम ने। ओडीओपी के तहत न केवल स्थानीय उद्योग को पहचान मिली, बल्कि कारीगरों को नए टूल्स, प्रशिक्षण, बाजार और वित्तीय सहायता भी मिलने लगी। आज कुशीनगर के उत्पाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से लेकर दुबई और यूरोप तक पहुंच रहे हैं। जहां पहले केले के पेड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता था, आज वहीं 0% वेस्टेज मॉडल बन चुका है। केला आपका बचपन का साथी रहा है, पूजा का प्रसाद रहा है, लेकिन अब ये आपको एक इको फ्रेंडली जिंदगी की ओर ले जा रहा है। और ये नई राह आपको और हमें दिखा रहा है उत्तर प्रदेश का कुशीनगर। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो सर, माई सेल्फ कबीर फ्रॉम बेंगलुरु। जी बताइए। सर, मेरा अपना रिजॉर्ट है जिसे मैं रेनोवेट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं मिट्टी से जुड़ा कोई डेकोर और कोई यूनिक चीज ढूंढ रहा हूँ। आप क्या मुझे सजेस्ट करेंगे? यूपी में गोरखपुर की टेराकोटा आर्ट है, जो मुझे लगता है कि आपके रिजॉर्ट को बहुत खूबसूरत बना सकती है। एक पुरानी परंपरा रही है और बहुत कल्चर रिच रीजन है हमारे स्टेट का, तो आप वहाँ पर जुड़िए इन कलाकारों से। और गोरखपुर का जो टेराकोटा आर्ट का काम है, इसी बहाने वो देश विदेश में पहुँचेगा। आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो भी मज़ा लेंगे उसका, और आपका यूपी से एक रिश्ता बनेगा। शहरों में अब मिट्टी नहीं मिलती। दिवाली के दिनों में घरौंदे बनाने हों या मिट्टी के किले, हम मिट्टी से दूर हो गए हैं। हमने खुद को घेर लिया है कंक्रीट की दीवारों और प्लास्टिक के सजावटी सामानों से। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक जनपद ऐसा भी है जिसकी मिट्टी आपके घर को सजाने, संवारने और खूबसूरत बनाने का काम कर रही है। ये है गोरखपुर। गोरखपुर में बनते हैं टेराकोटा के नायाब उत्पाद। ये तोहफा अपनी बारीक नक्काशी, जीवंत आकृतियों और पारंपरिक शिल्प शैली के कारण देश विदेश में सराहा जाता है। इसे जीआई टैग भी मिला है। ये न सिर्फ सम्मान है बल्कि पहचान है कि ये कला कहीं और नहीं, सिर्फ यहीं जन्मी है। तालाबों की खास लाल मिट्टी निकालकर पानी में भिगोकर रात भर रखी जाती है। सुबह तक ये मिट्टी नरम और लचीली हो जाती है। फिर इसे छानकर कंकड़ पत्थर निकाल लिए जाते हैं। चाक पर यह मिट्टी आकार लेती है और कलाकार के स्पर्श से घोड़े, हाथी, ऊंट, पॉट सब बनते हैं। हर हिस्सा, कान, पूंछ, गहने, सब कुछ पूरी तरह हाथों से तैयार किया जाता है।
रंग भी प्राकृतिक होते हैं। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, कॉस्टिक सोडा और आम की छाल मिलाकर रंग बनता है, जिससे कलाकार हर मूर्ति को सजाते हैं। फिर इन कलाकृतियों को भट्ठियों में 24 घंटे तक पकाया जाता है। एक मध्यम आकार की टेराकोटा मूर्ति को तैयार करने में औसतन 3 से 4 दिन लगते हैं। ओडीओपी कार्यक्रम ने इस कला को पुनर्जीवित कर दिया है। यहाँ 60 से ज्यादा कारीगर पावर व्हील्स जैसे आधुनिक उपकरणों पर काम कर रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता तो मिली ही है, साथ साथ बाजार तक सीधी पहुंच भी मिली है। महिलाएं भी इस काम में शामिल होकर गांव की अर्थव्यवस्था को नया बल दे रही हैं। गोरखपुर में टेराकोटा के अलावा रेडीमेड कपड़ों की कई छोटी बड़ी यूनिट्स भी हैं। वहाँ आधुनिक मशीनों से तैयार होते हैं ट्रैक सूट, शर्ट्स और अन्य परिधान जो देश भर में भेजे जाते हैं। गोरखपुर के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, देवरिया और अमरोहा में भी बनते हैं रेडीमेड गारमेंट्स। ओडीओपी के प्रयासों से गोरखपुर का टेराकोटा अब केवल स्मृति नहीं, सशक्त रोजगार का एक साधन बन चुका है। लोकल से ग्लोबल की यात्रा इस कला ने तय की है। मिट्टी से जन्मी आकृतियां अब अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों की शोभा बढ़ा रही हैं। अगली बार जब भी घर या आंगन को खूबसूरत बनाने का ख्याल मन से गुजरे, तो याद रखिए, गोरखपुर का टेराकोटा शिल्प आपका इंतजार कर रहा है, आपको देश की मिट्टी से जोड़ने के लिए। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो नीलेश जी, मैं नेहा बोल रही हूँ। जी बताइए। नीलेश जी, मेरा स्टार्टअप है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, आर्टिफैक्ट्स और फर्नीचर की। मैं अच्छी क्वालिटी और यूनिक डिजाइन का फर्नीचर ढूंढ रही हूँ यूपी में। आप कुछ गाइड कर पाएंगे? आपको बधाइयाँ अपनी नई यात्रा के लिए। अगर आप महाराजगंज ज़िला यूपी का जो है, वहाँ पर फर्नीचर जो ट्रेडर्स हैं और जो उद्योग है उससे जुड़ें, तो मुझे लगता है आपको फर्नीचर मिल सकता है। वहाँ पर ये काम होता है और बड़े पैमाने पर होता है। जैसे यूपी के बहुत से ज़िलों में अलग अलग खासियतें हैं, वैसे यहाँ ये काम अधिक होता है। तो आई वुड अर्ज यू टू एक्सप्लोर महाराजगंज। जब शाम को थक हार के आप घर आते हैं, जब आपका कुछ करने का मन नहीं होता, तब घर का एक कोना होता है ना, जहां आपकी आराम कुर्सी आपका इंतजार कर रही होती है, या वो खिड़की के पास रखी हुई मेज जिस पर आपकी फेवरेट किताबें आपका इंतजार करती हैं। वहां बैठकर सारी थकान उतर जाती है। घर का फर्नीचर सिर्फ सामान नहीं होता, वो आपके सुकून का पता होता है, और यही सुकून आपके लिए बनाता है उत्तर प्रदेश का एक जनपद, महाराजगंज। महाराजगंज आज फर्नीचर कारोबार का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ के लोग अब रोजगार के लिए बाहर जाने के बजाय अपने शहर में ही सुनहरे सपने बुन रहे हैं। यहाँ के माहिर कारीगर साल की मजबूत लकड़ी से पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल और कई और शानदार फर्नीचर उत्पाद तैयार करते हैं। हर डिजाइन में होता है सौंदर्य और मजबूती का अनूठा संगम। ये पूरी प्रक्रिया बेहद सावधानी और कुशलता की मांग करती है। लकड़ी के चयन से लेकर अंतिम फिनिशिंग तक हर फर्नीचर बनाने में
औसतन 7 से 10 यानी लगभग 60 से 80 घंटों की मेहनत लगती है। पहले लकड़ी को काटकर आकार दिया जाता है और फिर जरूरत के मुताबिक प्लाईवुड और सनमाइका चिपकाए जाते हैं। अगर फर्नीचर में कुशनिंग करनी हो तो फोम को आकार देकर सलीके से सजाया जाता है। फिर होती है फिनिशिंग, बढ़िया पॉलिश और बढ़िया कारीगरी। आज महाराजगंज जिले में करीब 840 फर्नीचर शॉप्स और वर्कशॉप्स सक्रिय हैं। सीधे और परोक्ष रूप से लगभग 5000 से अधिक लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। कारीगर, मशीन ऑपरेटर, डिजाइनर, पैकेजिंग और परिवहन से जुड़े लोग, सभी का भविष्य इस कारोबार से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार के ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत यहाँ के कारीगरों को आधुनिक टूल किट उपलब्ध कराई गई हैं, व्यावसायिक ट्रेनिंग दी गई है और बाजार से सीधा जोड़ा गया है। आज महाराजगंज का फर्नीचर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के कई हिस्सों में अपनी दमदार पहचान बना चुका है। महाराजगंज में एक अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी CFC विकसित किया जा रहा है, जहां पर कारीगरों और उद्यमियों को मिलेगा एक डिजाइन सेंटर जहां नए नए फर्नीचर डिजाइनों पर काम होगा, एक कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर जहां पर आधुनिक मशीनों से तेज और कुशल निर्माण होगा, और एक कॉमन वुड सीजनिंग सेंटर जहां पर लकड़ी को टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता का बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाएगा। ये केंद्र न केवल उत्पादन लागत को कम करेगा बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों को बढ़ाएगा। महाराजगंज के अलावा श्रावस्ती, पीलीभीत, बस्ती और रायबरेली में भी फर्नीचर क्लस्टर्स हैं। जब भी आपका मन तराशना चाहे घर में एक सुकून का कोना, तो महाराजगंज के कारीगरों के नायाब तोहफों को जरूर याद कीजिएगा। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। कोशिश करिएगा कि यूपी के कलाकारों, कारीगरों का बनाया सामान आप उन्हीं से खरीदें। ऐसे उनका उत्साह बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, और जब उनकी कला, उनके हुनर से उनकी जीविका चलती रहेगी तो वो कला, वो काम जो पीढ़ियों से वो करते आए हैं, वो आगे पीढ़ियों तक करते रहेंगे। हमारी पहचान बनेगी और तभी तो हम गर्व से कह पाएंगे कि हम यूपी वाले हैं।